हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 1 से लगाकर 4 चैप्टर तक के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम हमारे अगले अध्याय यानी कि अध्याय 5 रात्रियों के नज़रिए का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये 3 मार्कर है। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे क्वेश्चंस आपके लिए बन के एक, और एक क्वेश्चन आपके लिए अति लघुत्तरी आएगा। तो कुल मिलाकर ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, तो 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक, तो इस तरीके से 5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आगे ये जो भी स्मरणीय बिंदु है इनको आप एक बार अच्छे से समझ के रीड कर लेना, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो मुझे बिल्कुल रियल मतलब ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिला, कहीं पे निकोलो कॉन्टी और कहीं पे जो दूसरे ऑप्शन है उनका नाम आ रहा है। तो इसलिए अगर किसी के पास बिल्कुल सही आंसर हो तो वो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। उसके बाद अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो है पहला, यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया? तो यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद अल्बुरिनो ने किया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद तुगलक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया? तो इसका आंसर आएगा दुराते बरबोसा। उसके बाद इतावली यात्री जो भारत में ही बस गया कौन था? तो इसका आंसर आएगा मनुकी इतावली यात्री जो भारत में बस गया। उसके बाद सेकंड है रिक्त स्थान। इनको देखेंगे। पहला, रिहला की रचना की तो किसने की? इब्न बतूता ने। तो राइट आंसर इब्न बतूता। तेवनियर ने बार भारत की यात्रा की तो कितनी बार? 6 बार। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर की रचना किसने की? तो इसकी रचना की बर्नियर ने। ठीक है। उसके बाद संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में वर्णित किया किसने? तो अल-बिरूनी ने। उसके बाद बर्नियर की तरह ही ने भी भारत की गरीबी का वर्णन किया किसने? तो पेलसट ने भी बर्नियर की तरह ही भारत की गरीबी का वर्णन किया। तो राइट आंसर पेलसट। तो इस तरीके से रिक्त स्थान कंप्लीट। अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। पहला, अल-बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था? यानी कि अल-बिरूनी को कौन कौन सी भाषाएं आती थी? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत का ज्ञाता अल-बिरूनी था। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मापतंत्र विज्ञान क्या है? ठीक है, तो मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंधित रखता है। मापने का विज्ञान, तो आंसर में आपके लिखेंगे मापने का विज्ञान ही मापतंत्र विज्ञान है। ध्यान से सुनना और ध्यान से आंसर लिखना। अगला, हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो हिंदू शब्द का प्रयोग जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में जो लोग थे या क्षेत्र जो था उसको हिंदू कहा जाता था। तो सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को हिंदू कहा जाता था। ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ये हो गया। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। तो ये इसका आंसर है। अगला, किस दार्शनिक ने बर्नियर के वृत्तांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया? तो जो दार्शनिक था उनका नाम था मोंटेस्क्यू। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक, तो ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य। तो फर्स्ट है इसका, इब्न बतूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। जो इब्न बतूता था वो यात्राओं को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। तो पहले का सत्य। सेकेंड है, जेसूट रोबर्टो नोबिली ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। तो इसका आंसर आएगा जी हाँ, सत्य किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारावाद नामक बाजार का वर्णन अल-बिरूनी ने किया था। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया था। तो इसका भी आएगा असत्य। तो इस तरीके से हमारे सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। तो अब हमारे सामने सही जोड़ी है प्रश्न क्रमांक 5, कॉलम क और कॉलम ब। पहला क्वेश्चन है अल-बिरूनी, तो इसके सामने वाला ही आएगा उज्बेकिस्तान। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर है। इब्न बतूता के सामने मोरक्को, जो बेस्टीर
टेविनियर के सामने फ्रांसीसी, किताबुल हिंद के सामने अल्बुरिनी और बरबोसा के सामने पुर्तगाली। ये बिल्कुल राइट सही जोड़ी है, तो इसी को इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अल्बुरिनी गजनी कैसे पहुँचा। जो अल्बिरूनी था वो तो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, तो वो गजनी कैसे पहुँच गया ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1017 ईस्वी में ख्वाज़िरम पर आक्रमण के पश्चात 1017 ईस्वी में क्या करता है, सुल्तान मोहम्मद ख्वाज़िरम, जहाँ पर उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान में जहाँ पर ख्वाज़िरम है वहाँ पर आक्रमण करता है। और उस आक्रमण के पश्चात सुल्तान मोहम्मद यहाँ के जो भी विद्वान रहते हैं और कवि रहता है उनको अपने साथ राजधानी ले जाता है, और अल्बुरुनी भी उनमें से एक थे। तो इस तरीके से आक्रमण के पश्चात जब ख्वाज़िरम के कवियों और विद्वानों को गजनी ले जाया गया, तो अल्बिरूनी भी उनके साथ में गए, ठीक, उनको भी ले जाया गया। तो ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्बिरूनी के अनुवाद कार्य का वर्णन कीजिए। जो अल्बिरूनी है उसने किन चीज़ों का अनुवाद किया उसको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, अल्बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। यानी कि दो भाषा का कंपैरिजन करने में और एक ग्रंथ का एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद करने में काफ़ी उसमें उसका कौशल बहुत अच्छा था। इस मामले में उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया। उसने अपने मित्रों के लिए जो यूक्लिड के कार्य थे उनका भी संस्कृत में अनुवाद किया। तो इस तरीके से उसने अनुवाद के कार्य किए। तो ये आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 3। अल्बिरूनी अपने लेखन में जिस विशिष्ट शैली का प्रयोग करता था उसका वर्णन कीजिए। अल्बिरूनी ने जितनी भी बुक्स लिखी है, जितना भी कुछ उसने लिखा है, उसमें उसने एक स्पेशल शैली यूज़ की है, तो उस शैली के बारे में बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्बिरूनी ने अपने लेखन के प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और फिर नीचे उस क्वेश्चन से रिलेटेड वर्णन, और उसके बाद एक दूसरी जो अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका वर्णन आ गया पूरा, और उसके बाद जो दूसरी अन्य संस्कृतवादी संस्कृतियाँ हैं उनसे तुलना, जैसे कि इधर भारत में जो स्थिति है वो उससे, फिर इधर फ्रांस से तुलना कर दी। तो इस प्रकार की एक विशिष्ट पैटर्न या एक विशिष्ट शैली का प्रयोग अल्बुरी ने किया था, ठीक। तो याद रहेगा, सबसे पहले एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं का वर्णन, और फिर किसी अन्य संस्कृतवादी परंपराओं से के साथ तुलना। तो इस प्रकार की विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अल्बिरूनी ने भारत का वृत्तांत लिखने में आने वाले किन अवरोधों के बारे में वर्णन किया। जब अल्बिरूनी लिख रहा था, ठीक है, बुक्स वगैरह, तो उसको भारत में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उसने किन किन समस्याओं का सामना करना किया वो बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, अल्बिरूनी ने मुख्यतः 3 अवरोधों की चर्चा की जो भारत का वृत्तांत लिखने में बाधक बने। यानी कि उनको 3 तरीके की समस्याएं, कौन कौन सी। पहली समस्या, संस्कृत फारसी, पहली समस्या ये थी कि संस्कृत जो थी वो फारसी और अरबी, जहाँ से अल्बिरूनी संबंध रखते थे, उससे इतनी भिन्न थी कि भारतीय सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं था। तो पहली जो समस्या अल्बिरूनी को आई वो भाषा को लेकर आई, कि भाषा संस्कृत बिल्कुल अलग थी, अरबी फारसी बिल्कुल अलग थी, तो उनका अनुवाद करना बहुत कठिन हो जाता था। दूसरा अवरोध धार्मिकता, वह प्रथा में भिन्नता थी जिससे भारतीय समाज को समझने में बाधा उत्पन्न होती थी। जैसे कि जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे धर्म परंपरा अलग थी और भारत में बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आई। तो दूसरा रीज़न जो है वो है धार्मिकता। तीसरा अवरोध, स्थानीय लोगों की आत्मलीनता की नीति के कारण उनके बारे में जानने में कठिनाई आ जाती थी। क्या होता था कि जो स्थानीय लोग थे वो आत्मलीन थे, यानी कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अनजान व्यक्ति से, ठीक है, मतलब जो अनजान लोग होते थे जिनके बारे में उनको नहीं पता, उनसे बात नहीं करते, आत्मलीन यानी कि स्वयं में लीन रहते थे, जिसके कारण अल्बिरूनी उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाता था। तो तीसरी ये प्रॉब्लम आती थी। तो ये 3 अवरोध है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारे सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत आने से पहले इब्न बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था। जब इब्न बतूता भारत आया तो उससे पहले उसने कौन कौन सी यात्रा कर ली थी। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इब्न बतूता ने भारत आने के पूर्व मक्का की तीर्थ यात्रा, जो मक्का मदीना है वहाँ की तीर्थ यात्रा कर ली। सीरिया, यमन, ओमान, पारस व इराक व पूर्वी अफ्रीका के जो व्यापारिक बंदरगाह थे उनकी भी यात्रा कर ली थी। ठीक, तो इन इलाकों में भारत आने से पूर्व इब्न बतूता पहुँच चुका था। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 6, चीन के विषय में इब्न बतूता के यात्रा वर्णन की तुलना किसके वृत्तांत से की जाती है। चीन के विषय में जो इब्न बतूता ने यात्रा का वर्णन किया उसकी तुलना और किसके वृत्तांत से की जाती है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्को पोलो के चीन वृत्तांत की तुलना इब्न बतूता के चीन वृत्तांत से की जाती है। यानी कि किससे की जाती है, तो मार्को पोलो के चीन वृत्तांत से। तो ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इब्न बतूता ने लंबी यात्राओं की किस परेशानी का वर्णन किया। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये आंसर इतने छोटे क्यों है, तो ये 2 अंक के क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है, इसलिए ये छोटे छोटे हैं। अब देखते हैं आंसर को। इब्न बतूता के अनुसार ये लंबी यात्रा करना अधिक असुरक्षित था, क्योंकि डाकू के आक्रमण झेलने पड़ते थे और लुटेरों का सामना करना पड़ता था। तो डाकू आक्रमण कर देते थे जब जंगलों से और इसे सुनसान रास्ते से जो होकर जाते थे। लुटेरे थे वो लूटने लगते थे, मारपीट करने लगते थे। तो ये यात्रा करते टाइम उस समय दिक्कत आती थी। तो लंबी यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित था। तो ये आंसर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो अब हमारे सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8, मोहम्मद हाजिम भारत से घृणा क्यों करने लगा था। एक मोहम्मद हाजिम नामक यात्री भारत आया था। उसने भारत को जब देखा तो वो भारत से घृणा करने लगा। तो इसके क्या कारण है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोहम्मद हाजिम भारत से घृणा करने लगे क्योंकि वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे, परंतु उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। क्या हुआ कि जब मोहम्मद हाजिम भारत आए तो उन्होंने सोचा कि भारत के लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अचंभों की तरह उनको देश दिखा, इसलिए वो भारत से घृणा करने लगे। तो ये इसका आंसर है, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9, जो वेबस्टर तेवेनियर ने भारत के वर्णन को लिखी है। जो वेबस्टर तेवेनियर था उनके द्वारा जो भारत का वर्णन है उसको लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, जो वेबस्टर तेवेनियर के भारत वर्णन को लिखी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो वेबस्टर तेवेनियर ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। यह बहुत विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना इराक और ओटोमन साम्राज्य से की। तो इस तरीके से उसने विशेष रूप से भारत की जो व्यापारिक स्थिति थी उसका वर्णन किया और भारत की जो इराक और ओटोमन साम्राज्य है उसके बारे में उसने बताया या फिर उससे तुलना की। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 10, इब्न बतूता किन भारतीय वानस्पतिक उपजों के बारे में नहीं जानता था। तो जो इब्न बतूता था वो कुछ भारतीय वानस्पतिक उपजों के बारे में नहीं जानता था। तो वो कौन सी है। तो इसके आंसर को भी देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इब्न बतूता नारियल और पान भारतीय वानस्पतिक उपज के बारे में नहीं जानता था। तो कौन सी वनस्पतिक उपज, नारियल और पान के बारे में नहीं जानता था। तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 10 तक के जो सारे हमारे अति लघुत्तरी थे 2 मार्कर वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के जो 2 मार्कर बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिए इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।